गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अवरीश त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का राइज अप एकेडमी पावर्ड बाय इकरा आईएएस। नाम सुना होगा आपने सभी ने इकरा आईएएस का। हाँ, तो उसी का एक प्लान है, एक पहल है इकरा आईएएस की, राइज अप एकेडमी फॉर वनडे एग्जाम्स। अब राइज अप एकेडमी वनडे एग्जाम्स के लिए और इकरा आईएएस जो है सिविल सर्विसेज के लिए, आपने सुना होगा इकरा आईएएस का नाम बहुत चरम पे रहता है। बहुत सारी सफलताओं के बाद इकरा आईएएस आज राइज अप एकेडमी वनडे एग्जाम में आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। हम और हमारी सारी टीम आपको नए सत्र में, नए सेशन में, नए साल में एक बहुत ही अच्छा सा उपहार लेकर आए हैं आपके लिए। आप सभी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं न्यू ईयर की। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और अभी हम शुरू करेंगे एक ऐसा टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, कुछ कंसेप्ट, कुछ ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो सभी लोग जुड़े रहिए राइज अप एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं और इस त्रिपाठी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। सबसे पहले हम बात करें आने वाले वैकेंसियों की, तो अभी रिसेंटली यूपी पुलिस की वैकेंसियां, एसएससी जीडी की वैकेंसियां और यूपीएसआई की वैकेंसियां रिसेंटली आने वाली हैं। तो इसमें यूपी पुलिस की आ चुकी हैं वैकेंसियां, बहुत जोरों शोरों से इसका बिल्कुल बज रहा है, चारों ओर आपको यूपी पुलिस दिखाई पड़ रहा है। एसएससी जीडी भी आ चुका है, लगभग इसकी 60,000 वैकेंसियां हैं। जीडी के लिए अप्रोक्सीमेट 50,000 वैकेंसियां हैं और अभी यूपीएसआई आया नहीं है, फिर भी आने वाला है। लगभग 4 से 5,000 वैकेंसियां यूपी पुलिस में आती हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम और हमारी टीम आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं राइज अप एकेडमी का। बढ़ते हैं अगले में। तो अभी यहाँ पे हम आपको पूरा ये प्लान सेक्शन डिस्कस करेंगे और प्लान डिस्कस करके आपको कुछ मॉक टेस्ट, कुछ कंसेप्ट्स और कुछ बहुत सारी नई नई चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। यहाँ पर अगर हम देखें, एक हमारा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। इससे पहले हम देख लेते हैं, मॉक टेस्ट से पहले हम देख लेते हैं, एक ये हमारा प्लान है जो पूरे के सारे चैप्टर्स को लेकर बनाया गया है और इसमें हम आपको मैथमेटिक्स के इतने सारे चैप्टर्स की फुल डिटेल के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, लगभग 25 से 30 मॉक टेस्ट और ये पूरी डिटेल आपको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, इस तरह से एलसीएम एंड एचसीएफ, नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज रिलेशन, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड प्रोपोर्शन है, पाइप एंड सिस्टर्न है और परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स, एरिया, वॉल्यूम, सर्च इंडाइसेस, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, डेसिमल्स और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सा एक प्रैक्टिस सेट का बंच आपके लिए लेकर आए हैं। तो अभी हम लोग पहुंचते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में, डिस्कस करते हैं इन सारी चीजों को। देखते हैं, ध्यान दीजिए। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा मॉक टेस्ट का। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट्स को भी हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ट्रू और फॉल्स के बारे में हमें यहाँ से पूछा गया है। कह रहा है एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। चेक कर लेते हैं कैसे। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अभाज्य संख्याओं की बात करें 2, 3, 5, 7 etc। अगर भाज्य संख्याओं की बात करें तो 4, 6, 8, 9, 10 etc बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 हो गई, भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 हो गई। तो बचा कौन? एक। एक क्यों? ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल मात्र 2 गुणनखंड होते हैं वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जिनके केवल मात्र 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2 ले लिया हमने, 2 क्या है? 2 है बच्चे 2 इक्वल टू 1 इंटू 2। अगर हमने 3 ले लिया, 3 क्या है? 1 इंटू 3। हमने 4 ले लिया, 4 क्या है बच्चे? 1 इंटू 2 इंटू 3। तो जिनके केवल मात्र 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड
कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए वो भाज्य संख्याएं हो गई, और जिनके 2 गुणनखंड हुए वो अभाज्य संख्याएं हो गई। अब अगर हम 1 की बात करें तो 1 क्या है? 1 इंटू वॉट? नथिंग। एक से और स्वयं की अगर हम बात करें तो यहां वो एक ही है और स्वयं भी है, इसलिए यहां पर सिर्फ इसका एक ही गुणनखंड है, 2 नहीं बन रहे हैं, इसलिए एक न तो भाज्य में आएगा और ना ही अभाज्य में आएगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें बच्चे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो 2 एकमात्र, थोड़ा सा और नोट कर लेना, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं, जो अभाज्य संख्याएं जो भी होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है। 3, 5, 7, 3, 5 एंड 7, ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो समांतर क्रम में आने वाली हैं। बाकी सारी संख्याएं जो हैं वो किसी क्रम को फॉलो नहीं करती हैं, एक ऑर्डर को फॉलो करने वाली सिर्फ ये 3 संख्याएं हैं, 3, 5 और 7। तो आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सेकंड, अगर हम बात करें, यहाँ पे समांतर क्रम में आने वाली 3 अभाज्य संख्याएं 3, 5 और 7 है, और दुनिया की कोई संख्याएं ऐसी नहीं है जो समांतर क्रम में आने वाली हो। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते, सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो लिखा है पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे? पाई जो है, यहाँ पर जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो परिमेय संख्याएं बनाते हैं, और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं बनाते हैं। तो पाई की जो वैल्यू है वो अभी कैलकुलेट नहीं हो पाई है। पाई के मान की एक इतनी मोटी सी किताब आती है, इतनी मोटी सी एक किताब बनती है, और अभी भी पाई के मान की गणना जारी है, इसलिए पाई की वैल्यू अभी कैलकुलेट नहीं हो पाई है बच्चों। तो पाई अभी एक ऐसी संख्या है जो कैलकुलेट नहीं हो पाई है, कैलकुलेशन जारी है, तो वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में आएगी, और ये एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स एक अपरिमेय संख्या होती है। जो रूट की वैल्यू होती है, जिनका परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या है। जैसे आप कह लीजिए √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय। और अगर हम कहें √4 कैसी संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकल आएगा, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। आप √2 का वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे पूरा पूरा, तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये कैलकुलेशन चलता रहेगा। पाई की वैल्यू अभी कैलकुलेट नहीं हो पाई है, कैलकुलेशन चल रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या बन जाती है। और 22/7 जो है वो दशमलव के 6 अंकों के बाद रिपीट हो जाता है, इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या में आती है। क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ पे ध्यान दें थोड़ा सा। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसमें पाई एक अपरिमेय संख्या है बट 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल एक विषम, हम 2 विषम संख्याएं ले लेते हैं। हमने एक विषम संख्या 3 ले ली, एक 5 ले ली, इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 15। 15 भी एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। जैसे हमने एक ले लिया 9 और एक ले लिया 13, अगर हम 9 × 13 करेंगे तो 13 × 9 = 117, कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो 2 विषम संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या है, यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगले स्टेटमेंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं यहां से, तो अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है बच्चों, 2 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है। बिल्कुल चेक कर लेते हैं। एक विषम संख्या 7 ले ली, एक विषम संख्या 5 ले ली, इनको ऐड किया तो क्या मिला? 12। ये भी एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है, तो इनका जो योगफल है वो कैसी संख्या आ गया? वो एक सम संख्या आ गया। इसलिए 2 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका सेकंड वाला, एक असत्य स्टेटमेंट है, बाकी सारे स्टेटमेंट सत्य हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और सम विषम की आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गई, भाज्य भाज्य की कंसेप्ट क्लियर हो गई, परिमेय अपरिमेय की कंसेप्ट यहां से क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन में अगर हम बच्चे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इकाई का अंक यूनिट प्लेस निकालने के लिए लिखा 3571 पावर 143 इंटू 24 पावर 4x2। यहां मल्टीप्लाई नहीं है, ये x है, यानी कोई नंबर यहां पर मिसिंग है।
और इसी तरह 56 पावर PQR में इकाई का अंक पूछ रहा है आपसे। इकाई के अंक निकालने की कंसेप्ट को आपने पढ़ा होगा पहले, नहीं भी पढ़ा है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 5 मिनट 2 मिनट की कंसेप्ट है, अभी डिस्कस होती है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 357, आपको ध्यान देना है जब आप यूनिट प्लेस निकाल रहे होंगे, यूनिट डिजिट निकाल रहे होंगे, उस स्थिति में आपको यूनिट वाले नंबर से ही मतलब है। आपको इनके आगे क्या कुछ लिखा है इनसे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब है सिर्फ 7 पावर 153 से। इकाई के अंक की कंसेप्ट में कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे कहीं पे संख्या में 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। मान लीजिए किसी संख्या के ये यूनिट डिजिट है और इसकी पावर कुछ भी लिख दिया जाए तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इनमें। जैसे 0 के लिए हमने एग्जांपल 10 का ले लिया, 10 पावर 1 लिखा हमने बच्चे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 पावर हमने 2 लिखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 10 पावर 3 लिखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो अगर किसी संख्या के बेस में 0 है, यूनिट में 0 है, तो वहां पे पावर में कुछ भी हो आना क्या है, 0 ही आना है। ऐसे ही अगर कहीं 1 है, 1 के लिए हमने 11 ले लिया एग्जांपल, 11 पावर 1 में हमें क्या मिलेगा, 11। 11 पावर 2 में बच्चे हमें क्या मिलेगा, 121 मिलेगा। हमें 11 पावर 3 करने से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1331। तो यहां आप देख पा रहे होगे कि हमें क्या मिल रहा है, बेस में 1 ही मिल रहा है, इसलिए यहां भी कोई फायदा नहीं होगा पावर में कुछ भी हो। ऐसे ही बच्चों 5 पावर 1 में आपको 5 मिलेगा, 2 करेंगे तो 25 मिलेगा, 3 125 मिलेगा, तो 5 ही मिलना है, और 6 में भी यही मिलना है। तो अगर ये 4 नंबर हैं तो इनकी पावर में कुछ भी लिखा हो हमारा इकाई का अंक वही हो जाएगा। जैसे किसी संख्या, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5 to 6, इसकी पावर 123। अब इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको पहले वाले नंबरों से मतलब नहीं है। 6 अगर है तो पावर में कुछ भी हो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर 5 है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 235, इसकी पावर हम कुछ भी लिख दें यहाँ पर XYZ, और आपसे पूछे इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इस तरह की कॉन्सेप्ट जहाँ पे 0, 5 और 6 हो, नोट कर लीजिए सारे बच्चे यहाँ से, 0, 5 और 6 हो, ऐसी स्थिति में इकाई का अंक अगर पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, वही लिख देना है जो होता है, ठीक है। अब सेकंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर सेकंड की अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से, एक 4 और आपने देखा 9, 4 और 9, अगर दो नंबर ये लिखे हुए हैं तो 4 की पावर अगर हम बच्चे 1 ले लें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। 4 पावर 2 ले लें तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। 4 पावर 3 ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। 4 पावर 4 ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 256 मिलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि विषम संख्याओं में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और सम संख्याओं में अगर पावर में विषम संख्या है तो क्या आ रहा है, रिजल्ट 4 आ रहा है, और पावर में अगर सम संख्या है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ऐसे ही 9 पावर 1 में अगर हम बच्चे ले लें 1 तो यहाँ पे 9 मिलेगा। 9 की पावर 2 ले ले तो हमें 81 मिलेगा। ऐसे ही 9 पावर 3 ले ले तो हमें यहाँ पे 729 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जहां पे विषम संख्या है वहां पर 9 मिल रहा है, और सम संख्या में हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर 4 और 9 ये दो नंबर लिखे हुए हैं, कौन कौन से नंबर बच्चे, 4 और 9, अगर 4 और 9 लिखे हुए हैं तो आपको निश्चित तौर पे ये समझना है कि अगर 4 और 9 लिखे हुए हैं तो इनके पावर में हमें इवन और ऑड ही चेक करना है। अगर पावर में विषम संख्या है, इवन नंबर है, तो हम उसकी कंपेयर 1 से कर देंगे, और अगर सम संख्या है तो उसकी कंपैरिजन हम 2 से कर देंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। कैसे, जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, एक एग्जांपल लिया हमने इस तरह से, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर करेंगे आज हम। यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, जैसे हमने लिख लिया 234 और इसकी पावर हमने लिख लिया 529। हमने कहा यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आपको पहले वाले नंबरों से तो कोई मतलब नहीं है। 4 पावर आपने देखा ये कैसी संख्या है, तो ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब हुआ ये एक ऑड नंबर है, और अगर ऑड नंबर है तो इसको आप 1 के बराबर कर दीजिए। किसके बराबर कर दीजिए, 1 के। बच्चे 4 पावर 1, 4 पावर 1 में यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब जैसे यहां पर हमने लिख दिया एक नंबर, हमने लिख दिया 234 इसके पावर 328। हमने कहा यूनिट प्लेस क्या होगा, आपने देखा यहां पर हमें 4 लेना है। ये एक कैसी संख्या है, ये एक सम संख्या है, इसलिए अगर ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है,
तो यहाँ पर हम इसको किसके बराबर करेंगे, 2 के बराबर करेंगे। तो 4 पावर 2 यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 4 पावर 2 की वैल्यू 16, इकाई का अंक हो जाएगा 6। तो इस तरह से 9 और 4 की कंसेप्ट में आपको क्या करना है, पावर में इवन और ऑड देख लेना है। अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पर और कुछ नंबर जो रह जाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। यहाँ पे क्या करना होता है, अगर ये किसी नंबर के यूनिट में है और उसके पावर में कुछ लिख के पूछा जा रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको बच्चे करना ये है कि यहाँ जो भी पावर है डिवाइड बाई 4 करेंगे और उसका रिमाइंडर आप पिक करेंगे। जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर है, सपोज करो ये 7 है, इसके पावर हमने लिख लिया 201, हमने पूछा यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आप इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे। डिवाइड बाई 4 करेंगे, यहाँ पिक करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। जब इसमें हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। और जो शेषफल 1 आ रहा है हम लिखेंगे 7 पावर 1, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बच्चे अगर हम यहाँ पे 7 पावर 202 लिख दें और आपसे पूछें तो आप कहोगे सर इसमें भी हम 4 का भाग करेंगे, वेरी गुड, करना ही है। और रिमाइंडर यहाँ पे पिक करिए, कितना आएगा, 2 आएगा। जब हम 202 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा बच्चे 2। तो हम लिख लेंगे 7 पावर 2 और 7 पावर 2 की वैल्यू होगी 49, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे 7 पावर 203 लिखें और पूछे मैं आपको यूनिट डिजिट बताना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर वेरी इजी, हम आसानी से बता पाएंगे। हम इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हम फाइंड आउट करेंगे, 3 आ जाएगा। 7 पावर 3 लिखेंगे, 7 का क्यूब 343 होता है, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 3। 7 की घात 203 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चे 7 पावर 204 और हम पूछते हैं आपसे कि इकाई का अंक क्या होगा। आप कहोगे सर वेरी इजी, अभी हम बताते हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करके। और आपने इस तरह से जैसे यहाँ पे डिवाइड किया है 4 से, तो रिमाइंडर आप देखेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझना है थोड़ा सा, यदि रिमाइंडर 0 आता है तो हम रिमाइंडर 0 आने की स्थिति में यहाँ पे 0 इक्वल टू 4 कर लेते हैं, यानी जब 0 आए तो आप वहां पर 4 वैल्यू पिक कीजिए। तो जैसे 7 पावर 0 आया ना, तो 0 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 7 पावर 4। 7 पावर 4 की वैल्यू तो 2401 होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 भी कर सकते हो। यहां से आपको मिलेगा 49 में 9 इंटू 49, यहाँ पे भी 9, और जब आप 9 इंटू 9 करेंगे तो 81, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इकाई का अंक सारे क्वेश्चंस में निकाल पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और समझ लीजिए यूनिट प्लेस की कॉन्सेप्ट में, आसानी से आप कर पाएंगे इसको। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा यूनिट प्लेस का तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, आई होप। जैसे ये सवाल है, यहां पर हमने कहा 35, देखो यहां पे हमने आपको 3 पॉइंट बताए, एक कौन सा, 0, 1, 5 और 6। अगर आपको ये देखना है तो आपको सीधे सीधे अगर 6 पावर समथिंग है तो यूनिट प्लेस 6 हो गया, 5 पावर कुछ भी है यूनिट प्लेस 5 हो जाएगा। सेकेंड आपको 4 और 9, 4 और 9 में आपको देखना है पावर में इवन ऑड। अगर पावर में ऑड आ रहा है, विषम संख्या आ रही है, तो उसको 1 के बराबर करेंगे। अगर पावर में सम संख्या आ रही है तो उसको हम 2 के बराबर करेंगे। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको इवन ऑड देखना है। और अब हम तीसरे स्टेप की बात करें, 2, 3, 5 एंड 7, सॉरी 2, 3, 7 एंड 8, इसकी बात करें, यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको पावर डिवाइड बाई 4 का कॉन्सेप्ट लेना है। 2, 3, 7, 8 में आपको क्या करना है, जो भी पावर में है डिवाइड बाई 4 कर लेना है, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो उसको आपको पावर में रख देना है। लेकिन अगर कहीं पे रिमाइंडर आपको 0 मिले तो उसको आपको क्या रखना है, 4 रखना है, 4 रखना है। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट को आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए तो अब यहाँ पे 7 पावर 143, देखो 7 वाले कॉन्सेप्ट में आपको इसको 4 से डिवाइड करना होगा। जब आपने बच्चे इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 3। आपने लिख लिया 7 पावर 3 इंटू, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 वाले में आपको क्या देखना है, इवन ऑड देखना है। ये नंबर है 4x2, x की जगह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी 402, 412, 422, 432 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पे आपको एक चीज थोड़ी सी मिस हो गई है। यहां पर जो x लिखा हुआ है, यहां पर 1 कर लीजिए, 412 है ना।
अब अगर हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 4 का कॉन्सेप्ट ना लगाकर हम इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 4 और 9 में इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 412 कर रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे हम 402 कर रहे हैं, 400, चलिए एक मिनट, 412 कर रहे हैं, 402 कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट समझाने के लिए। अगर हम 402 कर लेंगे, सॉरी 402 कर लेंगे, तो ये कैसी संख्या होगी भाई? सम संख्या होगी। अगर हम 412 कर लेंगे तो कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। अगर हम 422 कर लेंगे तो कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। तो यहाँ पर ये जो पावर में है कैसी संख्या आ रही है बच्चे? सम संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है? और सम संख्या आएगी तो किसके बराबर करेंगे? 2 के बराबर करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 4 पावर 2 लिख लेंगे। वेरी गुड। अब यहाँ पर 6 है, 6 पावर कुछ भी, PQR का मतलब हुआ कुछ भी, 6 पावर कुछ भी, 0 1 5 और 6 पावर कुछ भी, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। और आगे क्लियर करते हैं। 7 पावर 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 भाई, 343, इकाई का अंक 3 हो गया। यहाँ 4 पावर 2 16, 6 हो गया, यहाँ 6 है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 6 36, 36 में आप यूनिट डिजिट ले लीजिए 6, 6 इंटू 3 8, 18 आएगा 8। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो गया? 8। आंसर आपका कौन सा सही है? थर्ड। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे एक चीज और रह गई है यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में, ये है कि अगर यहाँ पर कोई कभी भी पावर में फैक्टोरियल का नंबर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? फैक्टोरियल का नंबर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? चलो देख लेते हैं भाई, फैक्टोरियल का नंबर आ जाए तो क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको करना ये है, जैसे हमने कहा फैक्टोरियल 1, बच्चे फैक्टोरियल 1 क्या है? 1 है। फैक्टोरियल 2 ये क्या है बच्चे? ये 2 इंटू 1 है। अगर हम फैक्टोरियल 3 की बात करें तो ये क्या है बच्चे? 3 इंटू 2 इंटू 1 है। अगर हम बच्चे फैक्टोरियल 4 की बात करें तो ये क्या है? ये है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। अगर हम बच्चे फैक्टोरियल 5 की बात करें तो ये क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करें तो ये क्या है? तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। तो देखो बच्चे 3 तक के जो फैक्टोरियल हैं उसमें 4 का मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन अगर हम 3 से बड़े किसी फैक्टोरियल की बात करते हैं, जहां भी जाएंगे हम, वो उसमें सब में 4 का मल्टीप्लाई होगा, और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल भी होगा। 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। 0 इक्वल टू 4 लिखना है। तो एक चीज ध्यान रखना है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया एक बार, 7 पावर फैक्टोरियल 123 में यूनिट प्लेस क्या होगा? तो आपने क्या करना है, ये फैक्टोरियल 123 के 123 को आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है। फैक्टोरियल 123 की वैल्यू हुई 123 इंटू 122 इंटू 121 इंटू डैश 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 डैश, ऐसे ही 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब यहां पर जब हमने फैक्टोरियल 123 का विस्तार किया तो ये मिला, और ये देखो नंबर इसमें 4 आया है मल्टीप्लाई में, इसलिए निश्चित तौर पे ये 4 से डिविजिबल है, और डिविजिबल है अगर कंप्लीटली तो रिमाइंडर क्या है? 0। और 0 भी किसके बराबर आपको लिखना था? 4 के बराबर लिखना था। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 पावर 4, और 7 पावर 4 में 24 0 1 होता है, 24 0 1 होता है, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या फैक्टोरियल अगर कहीं पे भी है तो फैक्टोरियल 1 2 3 तक तो आपने चेक करना है, और 3 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है निश्चित तौर पे वहां पर रिमाइंडर 0 होगा, और वो बराबर पावर में हमें 4 दे के जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो जैसे एक सवाल हम छोटा सा आपसे पूछ लेते हैं। ये सवाल है, चलिए ये सवाल है, जैसे यहाँ पर हमने कोई नंबर लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया 53 पावर फैक्टोरियल 58। अब बताइए कि इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा? तो निश्चित तौर पे ये 3 पावर यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 हमें लिखना नहीं है, हमें क्या लिखना है? 4 लिखना है। तो 3 पावर 4, 3 पावर 4 की वैल्यू 81, यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए 28 पावर फैक्टोरियल 3। अब इसमें क्या होगा? तो अब आपको फैक्टोरियल 3, ये 4 से छोटा है, तो फैक्टोरियल 3 का आपने विस्तार करना है। आप एक्सपेंशन करोगे इसका तो क्या बनेगा? ये बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1।
आपने 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी ये हो जाएगा 6। अब ये डिवाइड बाई 4 करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, बोलो जल्दी से, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 2। आपको 8 पावर 2 रखना है, 8 पावर 2 की वैल्यू 64 हुई। बाकी आपको रिमाइंडर यूनिट प्लेस क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो आई होप यूनिट प्लेस की कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये सारी चीजें अभी हमने आपको दिखाया था कि हम अभी आपको पढ़ाएंगे आगे चलकर। क्या पढ़ाएंगे आपको आगे चलकर, हम ये पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर नंबर सिस्टम एक ये पार्ट आपको दिख रहा होगा। इस नंबर सिस्टम के पार्ट में आपको सारी की सारी चीजें जो यूनिट प्लेस से, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से, फैक्टोरियल से, रिमाइंडर थ्योरम्स या बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50,000 के समीपतम संख्या कौन सी है जो 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। किससे, 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर। तो इस तरह के सवाल आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एलसीएम के टॉपिक में आपको सारे सवाल पढ़ाए जाएंगे। किससे किससे भाग देना है, 4, 5, 6 और 8 से भाग देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 4, 5, 6 और 8 का। तो एलसीएम आप अपने तरीके से निकालते होंगे, बट हम इस तरह से निकाल लेते हैं एलसीएम। ये 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 30 और ये 120। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। और ये शॉर्टकट वे में एलसीएम निकालना आपको हम टॉपिक में सिखाएंगे। अगर अभी आप ऐसे समझिए, 120 हो गया। अब यहाँ 120 हम डिवाइड करेंगे 120 से 50,000 को। 50,000 के समीपतम पूछ रहा है ना, बहुत सारे सवाल आपने बुक्स में देखे होंगे। 10,000 के समीपतम संख्या कौन सी है, या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने 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 से डिविजिबल है। ऐसे सवाल जो होते हैं वो इसी कंसेप्ट पे आधारित होते हैं। एक सवाल समझोगे पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, जहां पर आपसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और बहुत सारी चीजें इस तरह से पूछता है। ठीक है, तो अभी हम डिवाइड करते हैं, यहाँ भाग देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम भाग देंगे तो ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 480 आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर बचेगा 20, यहाँ पे हम ले लेंगे 0। एक बार फिर से भाग चला जाएगा, ये आ जाएगा 120। फिर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 टाइम भाग चला जाएगा, ये 720 हो जाएगा। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब हम जो रिमाइंडर बचता है वो हम इस संख्या से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो अगर हम 50,000 में 80 घटा लें, एक चीज समझो, ये क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर को हम कह लेंगे ये हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू है। एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी है, 80। 50,000 में 120 का कंप्लीटली डिविजिबल होने पर एक्स्ट्रा वैल्यू क्या आ रही है, 80 आ रही है। अगर वो एक्स्ट्रा वैल्यू हम निकाल दें, एक्स्ट्रा वैल्यू को अगर हम निकाल दें तो कंप्लीटली डिविजिबल नंबर मिलेगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पर 80 निकाल दें तो यहाँ पर बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर 49920, यही तो बचेगा भाई, 49,920। ठीक है, यहाँ पे बचने वाला है 49,920, 49920, ये बचेगा यहाँ पर घटाने से। ठीक है, तो ये नंबर हुआ जो 50,000 के समीपतम है, जो 80 से मतलब 120 से डिविजिबल है। अब एक चीज समझो, एक्स्ट्रा में हमारे पास क्या है, 80 है, और हमें अभी जरूरत कितने की और है, 40 की और जरूरत है। भाई एक बार भाग जाने के लिए हमें कितना चाहिए, 80 चाहिए, और हमारे पास 120 चाहिए, और हमारे पास एक्स्ट्रा में है कितना, 80 है एक्स्ट्रा में हमारे पास। तो हमें कितने की और आवश्यकता है, 40 की और आवश्यकता है। एक बार भाग जाने के लिए हमारे पास जरूरत है 120 की, और है कितना हमारे पास, 80। एक्स्ट्रा में कितना है, 80। तो जरूरत कितने की हुई हमें, 40 की। अगर हम 40 और मिला दें इसमें तो भी तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम 5000 40 मिला दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5000, 40,040। ये भी वो वैल्यू है जो 120 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देखो 50,000 के समीपतम कौन सा है, ये वाला है या ये वाला, ये वाला है 50,000 के समीपतम। यही आपका आंसर हो सकता था, लेकिन कह रहा है प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो अगर 6 शेष बचने की बात कह रहा है तो हमें इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा।
और हमारा आंसर हो जाएगा 50,046। बोलो बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सबको इतनी बात आसानी से समझ में आ गई है? नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट में, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 81.84 प्लस 118.16 इंटू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डिवाइड बाई का सिंबल होना चाहिए। डिवाइड बाई 5 क्यूब इक्वल टू 1.2 इंटू 2 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आना चाहिए, ये क्या आएगा। तो जब हम यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, यहाँ पे 1 प्लस 8 9, 9 और 8 10, और इसी तरह ये ऐड करोगे तो टोटल हो जाएगा 200। ये डिवाइड बाई का सिंबल है, इसको हम ले आएंगे बटे में, 125 हो जाएगा इक्वल टू 1.2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 या 25 से डिवाइड कर लेंगे, ये 8, तो 8/5 इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2.4 प्लस x। यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 1. यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 1 3 5 6 30, तो यहाँ पे 1.6 इक्वल टू 2.4 प्लस x। इधर आएगा कैलकुलेट होकर, तो 24 में से 16 घटेगा 8, तो माइनस का 0.8, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। या इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क आप क्या पुट करेंगे, माइनस का 0.8। माइनस का 0.8 आंसर कौन सा है, माइनस का 0.8, ये है 0 माइनस का 0.8, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर क्लियर हो गया ना ये सबको। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 24.6, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 28.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो चौथे दिन का तापमान क्या है। इस सवाल को हम दो तरीके से आपको समझाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से समझा देते हैं, डायरेक्ट समझा देते हैं। देखिए, जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे एंड सैटरडे। ये प्रथम 4 दिनों की बात करें तो ये प्रथम 4 दिन हो गए, और अंतिम 4 दिनों की बात करें, तो ये अंतिम 4 दिन हो गए। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, डब्ल्यू जो है, थर्सडे जो है, सॉरी वेडनेसडे जो है, ये आपको 2 बार मिल रहा है। यहाँ पर हम प्रथम 4 दिनों में भी डब्ल्यू को काउंट कर रहे हैं और अंतिम 4 दिनों में भी डब्ल्यू को काउंट कर रहे हैं। यही आपसे पूछा गया है, इस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी या चौथे दिन का तापमान क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। प्रथम 4 दिनों का 24.6 डिग्री एवरेज है, एवरेज टेम्परेचर है 24.6 डिग्री। अगर हम टोटल डेज की बात करें तो कितने हैं, 4। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें टोटल टेम्परेचर मिल जाएगा। 4 6 या 24, 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 98.4। अंतिम 4 दिनों की बात करें, ये 28.8 इंटू 4। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छो के 32, 2 3 आ जाएगा, 8 32 3 35, 3 8 और 3 11, 115.2 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा टोटल टेम्परेचर, ये 7 दिन और ये वाला डबल होकर। इनको टोटल को अगर हम देखें तो ये हो रहा है 6, और इस तरह से 8 5 13 3 9 1 10 10 1 11, और ये हो जाएगा इस तरह से 213.6। ये हो गया, जिसमें से W को हमने 2 बार काउंट किया है। अब अगर पूरे सप्ताह की बात करें तो पूरे सप्ताह में कितना है, 26.2 डिग्री है, और ये टोटल 7 दिनों का है। तो यहाँ पे टोटल कितना निकलेगा, 7 दूने 14, 4 1 7 42 42 1 43 43, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 183.4। सब्सट्रैक्ट कर लें अगर यहाँ पे तो हमें मिलेगा 30.2। ये हो जाएगा चौथे दिन का तापमान। लेकिन इस तरह से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है,
लंबा हो गया कैलकुलेशन, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, फिर ऐड करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना। थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए जो पूरे सप्ताह का एवरेज है उसको हम एक जगह लिख लेते हैं मेन एवरेज मानकर, 26.2 डिग्री यहां पर लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये पूरे सप्ताह का है। अगर प्रथम 4 दिनों की बात करें तो ये 24.6 डिग्री है। तो ये देखो 24.6 26.2 से कितना कम है। तो यहां पे अगर हम देखें ये कितना कम है, तो ये 1.6 कम हो रहा है अप्रोक्स। कितना? 1.6 कम हो रहा है, 1.6 कम हो रहा है। अगर 1.6 कम होगा तो माइनस का 1.6 लिख लीजिए इस तरह से। और ये कितने दिनों के लिए है? 4 दिनों के लिए। तो इसमें 4 का गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 16 चौको 64 यानी माइनस का 6.4। और ये कैलकुलेशन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप ओरली कर सकते हो, मन में भी रख सकते हो इसको। इधर बढ़ेंगे, इधर टेम्परेचर कितना है? 28.8। तो कितना ज्यादा है यहाँ पे प्लस का हो रहा है कितना? 2.6 हो रहा है। तो 2.6 ये कितने दिनों के लिए ज्यादा है? तो ये भी 4 दिनों के लिए ज्यादा है। यहाँ पे ये हो जाएगा 10.4, ये प्लस का हो जाएगा। एक चीज समझो, यहाँ पर माइनस का है 6.4, प्लस का है 10.4। प्लस की वैल्यू ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 4.4 ज्यादा है। तो 26 में 4.4 ऐड कर लीजिए, 26.2, सॉरी ये 4 ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 0 आएगा है ना, 4 ज्यादा हो रहा है। ये कितना हो जाएगा? 30.2। यही चौथे दिन का तापमान है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसको कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे जो पूरे सप्ताह का टेम्परेचर है वो लिख लिया। प्रथम 4 दिनों का देखो ओवरऑल से कितना कम है, तो ये माइनस है, कितना कम, कितना है? 1.6 कम है। 4 दिनों के लिए कम होगा तो कितना कम हो जाएगा? 6.4 कम हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे में, ये ज्यादा कितना है? ये 2.6 ज्यादा है। 4 दिनों के लिए कितना ज्यादा हो जाएगा? 10.4। तो माइनस का 6.4 और प्लस का 10.4, कितने का डिफरेंस आया यहाँ पर? प्लस का मिला हमें कितना? 4.0। यहां से प्लस का मिला 4.0, तो इसमें हमने 4.0 प्लस कर दिया, यही हमारा आंसर आ गया। तो हम इतना कैलकुलेशन ना करके इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। आगे और बहुत सारे सवाल हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहां पर कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रहा है 12√3 सेंटीमीटर। 12√3 समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल है, सारी भुजाएं इसकी बराबर होंगी। 12√3 ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ये इसका अंतःवृत्त हो गया। ये इसकी हाइट है। हाइट को, ये जो सेंटर पॉइंट है इसका अंतःवृत्त का, ये 3 बराबर भागों में बटा होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 भाग होती है और इसके परिवृत्त की त्रिज्या 2 भाग होती है। जैसे मान लीजिए कि इसकी हाइट यहाँ से 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट अंतःवृत्त की त्रिज्या और 2 यूनिट परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज की हाइट का फार्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू साइड, यही तो हाइट का फार्मूला होता है। तो हम पहले इसकी हाइट निकाल लें, √3/2 इंटू साइड। तो √3/2 साइड की जगह पे हम लिखेंगे 12√3। यहां से बच्चे 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6, √3 3 हो जाएगा, 6 इंटू 3 18। अगर हम इस समबाहु त्रिभुज की हाइट की बात करें, समबाहु त्रिभुज की हाइट की बात करें, तो हाइट कितनी हो जाएगी टोटल यहां से यहां तक? 18 हो जाएगी। अभी हमने बताया 3 भागों में डायरेक्ट ये बटेगी, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा जो भाग होगा वो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। तो हाइट इतनी मिल गई 18, इसको 3 भागों में बांट दीजिए, आ जाएगा 6। जो 6 आएगा यहां से यहां तक, यही इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। और अगर किसी सर्कल की रेडियस हमें 6 मिल रही है तो उसका एरिया हो जाएगा πr²। सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चे? πr²। तो यहां पर पाई और r की जगह पे हम लिखेंगे इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ 6 36, तो 36 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे
36 पाई हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें इस तरह से किसी भी के भी, तो अगर इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या थी तो हमने ये ले लिया, हाइट को 1:3 के रेशियो में, सॉरी 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर लीजिए। जो 1 वाला पार्ट होगा वो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या और 2 वाला पार्ट होगा वो परिवृत्त की त्रिज्या होगी। हाइट का फार्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। और इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के एरिया का फार्मूला, एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 साइड स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा बच्चे, √3/4 साइड स्क्वायर। तो अगर कहीं एरिया पूछ दिया जाए तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, अगर हाइट की बात करें समबाहु त्रिभुज में तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। आपको पता है अगर हम इसकी हाइट को 1:2 में बांटेंगे तो 1 वाला पार्ट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा अंतःवृत्त की त्रिज्या को और 2 वाला पार्ट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा परिवृत्त की त्रिज्या को। ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल आते रहेंगे, हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चे इसमें लिखा हुआ है, वह धनराशि क्या है जिस पर 14.2/7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 440 रुपए है। तो कहीं भी अगर 3 वर्षों के डिफरेंस का क्वेश्चन आपको मिल जाए कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इसको कैसे लगाते हैं। सवाल का फॉर्मेट समझ लीजिए, जहां पे 3 वर्ष के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो, उन सवालों में हम कैसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चे, इसमें कैसे लगाना है इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 वर्ष के अंतर का सवाल हमें लेना है। 3 वर्ष के अंतर वाले में सबसे पहले 100 को आप डिवाइड करेंगे रेट से। ये कितना है, 14/2/7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100/7 हो जाएगा। 14/2/7, 14/2/7, या आपको पता है 14/2/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 14/2/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, बोलो भाई, 1/7 होती है। इसको हम लिखेंगे 100/7, 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से क्या आएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरह से 100 को रेट से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पर आपको इस तरह का एक नंबर मिलेगा। इसका क्यूब कर लेंगे तो क्यूब ऑफ 7 इज 343, 343 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। 3 वर्षों के अंतर की बात करें तो 100 डिवाइड बाई रेट, रेट क्या थी इसकी, 100/7। 100/7 में 7 चला गया ऊपर, 100 से 100 कट गया तो क्या आ गया, 7 आ गया। कहीं पे 10% होगी तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 20 करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन में रेट दी हुई थी, तो ये 7 का क्यूब कितना हो गया, 3 वर्षों की बात कर रहे हैं हम, क्यूब कर लेंगे 343। इसमें हम इंटू 3+1 करेंगे। अब आप कहोगे सर इंटू 3+1 क्यों करेंगे, जब भी कभी 3 वर्षों के डिफरेंस, आगे चर्चा करेंगे जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे कि ये इंटू 3+1 कहां से आता है। अभी प्रैक्टिस के लिए आपको समझना है। तो ये 7 × 3+1, तो 7 या 21 और 1 22, 22 की वैल्यू हो गई 343। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 343/22, तो हमें 440 की अगर वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे 440 का, इससे कटेगा 20 टाइम्स, है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 × 3 6, 2 × 4 8 और 2 × 3 6, तो 6860। 6860 में कौन सा आंसर है, 6860, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तो कभी भी अगर 3 वर्षों के डिफरेंस का क्वेश्चन आता है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो, हम इस तरह से लगाते हैं। 100 को रेट से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आती है उसमें हम क्यूब कर लेंगे, उसके बराबर में लिखेंगे इस तरह से, इंटू 3+1 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, जो भी वैल्यू है इंटू 3+1। ठीक है, इंटू 3+1 का कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, ये पूरा डिटेल में जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे आपको पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 7 × 3 21 + 1 22, 22 की वैल्यू 343, 1 की वैल्यू और हमें निकालनी है 44 की वैल्यू, सॉरी 440 की वैल्यू निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, 6860। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया हुआ है, ए, बी और सी किसी काम को 12, 18, 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया तथा समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने और 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो काम समाप्त होने में कुल कितना दिन का समय लगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले छोड़ दे, काम समाप्त होने से
पहले अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है, इस सवाल में हम बहुत डिटेल में आपको समझा देंगे, कभी गलत नहीं होगा। जहां पे समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है तब कैसे करना होता है उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो तरीका है पढ़ाने का टाइम एंड वर्क, ये ए 12 दिनों में, बी इसको 18 दिनों में और सी इसको 24 दिनों में समाप्त करता है। हम 12, 18 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा बच्चे 72। 72 जो एलसीएम आता है इसी को हम टोटल वर्क के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया ना सबको? चलिए अब यहाँ पे हम टोटल वर्क को यदि टाइम से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा इफिशियंसी। इफिशियंसी ए की कितनी मिलेगी, डिवाइड करिए टोटल वर्क को टाइम से तो 6 आ जाएगा। इफिशियंसी बी की कितनी मिलेगी 4 और सी की कितनी मिलेगी 3। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या सेकंड टाइम या जो भी है कुछ दिनों से कर रहे हैं, तो इस मेथड को जनरली आप समझ पाते होंगे कि टोटल वर्क पहले निकाला जाता है जो कि उनका एलसीएम होता है और फिर एलसीएम को टाइम से डिवाइड करके हम इफिशियंसी या इफिशियंसी से डिवाइड करके हम उनका टाइम निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सबकी एफिशिएंसी अलग अलग फाइंड आउट कर ली, ए की 6, बी की 4 और सी की 3। हम बात कर रहे हैं उन क्वेश्चनों की जो समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति छोड़ देता है। इतना प्रोसेस आप बहुत आसानी से कर लेंगे, जनरली सारे टीचर्स आपको इस प्रोसेस को पढ़ाते हैं, बुक्स में भी अब तो आने लगा है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 72। अब जो व्यक्ति जितने दिन पहले काम छोड़ देता है उस व्यक्ति को उतने ही दिन और करा दिया जाएगा। जैसे समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तो ए को 4 दिन और करा दीजिए। ए ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया तो ए को 4 दिन और काम करा दो। एक दिन की कैपेसिटी क्या है ए की 6, तो 4 दिन की कितनी हो जाएगी 24। लिख लीजिए इस तरह से। समाप्त होने के 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया तो फिर बी को 2 दिन और करा दीजिए। बी की कैपेसिटी क्या है 4, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा 8। अब बच्चे इन सब को जोड़ दीजिए। 24, ये 8 4 12 2 14, 7 2 9 1 10, 104 हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए टोटल इफिशियंसी 6 4 10 और 3 13 से, सभी की मिलाकर जो भी इफिशियंसी है उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी 13 से डिवाइड कर दीजिए। 13 8 104, यानी टोटल टाइम जो हो जाएगा वो क्या 8 डेज आंसर हो जाएगा, 8 दिन। 8 डेज आंसर जाएगा पहले के साथ। क्या समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है? इस तरह का सवाल आप आसानी से समझ गए, हाँ या ना? वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पे समाप्त होने वाले कंसेप्ट में क्या करना है ये आप प्रोसेस आसानी से कर पाते होंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया जो भी टोटल वर्क है। जो व्यक्ति जितने दिन पहले काम छोड़ देता है उसको उतने ही दिन काम और करा दिया जाता है। जैसे समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तो हमने ए का 4 दिन का काम ले लिया, कितना आ गया 24। अब समाप्त होने के 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया तो हमने बी का 2 दिन का काम ले लिया, कितना हो गया 8। इन सब का टोटल किया हमने तो हो गया 104। और अब टोटल कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए, 104 डिवाइड बाई 6 4 10 3 13, तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा 8 डेज। आई होप टाइम एंड वर्क में समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है ये कंसेप्ट आप आसानी से कर पाए होंगे। आगे स्पीड टेस्ट में अगर इस टाइप की कोई कंसेप्ट आती है निश्चित तौर पे आपसे गलत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10,800 के कुल कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 30 से पूर्णतः विभाजित हैं? कंप्लीटली डिवाइड बाई 30। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए पहले आपको इसकी कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। इसकी कंसेप्ट क्या है? ये अभाज्य गुणनखंड, कुल कितने गुणनखंड ऐसे हैं, ये अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन का एक कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझाते हैं। जैसे ये 24 है, 24 की अगर हम ये देखिए कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 24 को डिवाइड करते हैं, तो पहला एक यूनिवर्सल फैक्टर है, 2 3 4 6 8 12 और 24, इतने नंबर हैं जो 24 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमें यही काउंटिंग बतानी है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 24 को डिवाइड करते हैं, और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। सवाल होगा 24 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो हम इस प्रकार निकालेंगे, फैक्टर्स अभाज्य ही होते हैं,
कोई भाज्य फैक्टर नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। जहां भी इस तरह की कॉन्सेप्ट आएगी तो फैक्टर्स की बात करें तो गुणनखंड अभाज्य ही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको बताना ये है कि 24 कितने नंबरों से डिविजिबल है। इसको हमने, छोटा नंबर था हमें पता थे, हमने लिख लिए। बड़ा नंबर है हम बता ही नहीं पाएंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। जैसे 24 के आप फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बनेगा जाकर, क्लियर ना। 2 दूना 4 दूनी 8 या 24। 24 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो इस प्रकार बनेंगे। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे फैक्टर कर लेंगे। जो बच्चे ऐसे फैक्टर नहीं कर पाते हैं वो ऐसे लिखेंगे 24, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। प्राइम नंबरों की अगर हम बात करें तो 2 3 5 7 11 13 17 इस तरह से हम प्राइम नंबरों से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे ये 12 आ जाएगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो बड़ा नंबर कौन सा है 2 से बड़ा 3, 3 से डिवाइड करेंगे ये 1 आ जाएगा। जब लास्ट में 1 आ जाएगा, जो नंबर यहाँ पे आ जाएंगे यही इनके प्राइम फैक्टर बनेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही हम 24 के फैक्टर बना लेंगे आसानी से। सारे बच्चे समझ में आ गया, कर लेंगे ना इस तरह से। ये 24 को हम क्या लिख पाएंगे, 2 का यूज कितनी बार हुआ है 3 बार, तो 2 पावर 3 इंटू 3 का यूज कितनी बार हुआ है 1 बार, तो 3 पावर 1। 24 के फैक्टर किए हमने तो क्या लिख लिया 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1। यहां पे बच्चे पावर में 3 है तो हम एक ज्यादा वैल्यू लेंगे, 3 है तो 4 ले लेंगे, और यहाँ पे 1 है तो 2 ले लेंगे। तो 4 इंटू 2 इट इज 8। तो अगर हम पूछे 24 के कितने गुणनखंड है, आप कहेंगे सर 8 गुणनखंड है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। काउंट कर लीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के कितने गुणनखंड हुए 8। इन्हीं को हम कहते हैं कितने गुणनखंड हैं, तो 24 के 8 गुणनखंड हैं। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने अगला एग्जाम्पल ले लिया, 24 को छोड़ दीजिए, 36 ले लेते हैं। 36 के कितने गुणनखंड होंगे, देखो पहले तो हम लिख लेते हैं 36 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से है बच्चे, 9 से डिविजिबल है, 36 बिल्कुल डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है, और 36 अपने आप से तो है ही। टोटल कितने हो गए 3 3 6 3 9। 36 के कुल कितने गुणनखंड हो गए 9 गुणनखंड हो गए। अब चेक कर लेते हैं कैसे। 36 को हमने फैक्टर किया, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, क्या बन जाएगा इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बन जाएगा। बच्चे पावर में लिखेंगे 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, क्लियर ना। 2 बार यूज हुआ है तो पावर में 2, 2 बार यूज हुआ है तो पावर में 2। जो भी यहाँ पावर में दिया गया है हम एक ज्यादा वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पावर में 2 है हम ले लेंगे 3, यहाँ पावर में 2 है हम ले लेंगे 3, तो 3 इंटू 3 कितना हुआ 9। तो इस प्रकार 36 के कितने फैक्टर हो गए टोटल 9 फैक्टर हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे एक नंबर और ले लेते हैं हम। जैसे हमने ये कहा 36 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल है। 36 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल है, ये समझ में आ गया। टोटल गुणनखंड निकालना, वेरी गुड। 36 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल है, देखते हैं भाई 6 से डिविजिबल कौन कौन सा है। एक तो 6 है, 12 है, 18 है और 36 है। 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल है। अब निकाले कैसे जाएंगे, अभी तो लिखा हुआ है सामने, काउंट कर लिया, कैसे निकालेंगे भाई। 36 को जब हमने इस तरह से लिखा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, अभी लिखा था 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। अब इसमें करना क्या है, हमें बताना है 6 से डिविजिबल, तो हमें पहले 6 बाहर करना होगा। 6 क्या है बच्चे 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 ऐसे लिख लीजिए इस प्रकार, क्लियर। 2 का यूज कितनी बार हुआ है 2 बार हुआ है, हमने 1 बाहर कर लिया तो बचा कितनी बार, एक ही बार तो बचा, वो लिख दीजिए। 3 का यूज कितनी बार हुआ है 2 बार, 1 बार हमने बाहर ले लिया, बचा कितनी बार 1 बार, तो वो लिख लीजिए, क्लियर। अब यहाँ पे 1 है पावर में, 1 ज्यादा लेते हैं हमेशा, 2 ले लिया। 1 है पावर में, 1 ज्यादा लेते हैं, 2 ले लिया। 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, और 6 से डिविजिबल फैक्टर पूछ रहा था कितने हैं भाई, 1 है, 2 है, 3 है और 4 ही तो है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर से डिवाइड फैक्टर भी आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी नंबर सिस्टम के टॉपिक में पूरी की पूरी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको 10-12 वीडियो के माध्यम से मिलेगी, उसमें आप आसानी से पढ़ते रहिएगा। ये प्रैक्टिस के तौर पे छोटी छोटी चीजें आप सीखते रहिए अभी यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें थोड़ा सा, अभी तो ये रह गया मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चे, 10,800 है, 10,800। अब अगर हम 10,800 के फैक्टर करें तो क्लियर ही नहीं कर पाएंगे ऐसे, किससे इससे डिविजिबल है ना। लेकिन हम अगर इसको दो भागों में तोड़ें तो ये आप देख रहे हो 108 गुना 100 है। 10,800 को क्या लिख पाओगे, 108 गुना 100। अब हम इसको लिख सकते हैं 108 मल्टीप्लाई 100, तो क्या बन जाएगा 10,800। अब हमने इसको 108 के अलग फैक्टर कर लेने हैं और 100 के अलग कर लेने हैं। 108 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 12 9 जा 108, 12 9 108 होता है ना। 12 को आप लिखेंगे 2 दूना 4 तिया 12 और 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर ना। तो 2 दूना 4 तिया 12 और 9, ये 108 का बन गया। अब 100 का बना लीजिए। 100 क्या होता है, 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100। तो इस तरह से बच्चे जब हम 10,800 के फैक्टर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 पावर, 2 का यूज कितनी बार हुआ है, 2 2 4 बार हुआ है 4। 3 का यूज कितनी बार हुआ है, 3 का यूज 3 टाइम्स हुआ है ना, तो 3 पावर 3। 5 का यूज कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, 5 पावर 2, ऐसे लिख लेंगे। अब अगर ये पूछ दे कि टोटल कितने फैक्टर हैं 10,800 के, यहाँ पे पावर में 4 है हम 5 लिख लेंगे, पावर में 3 है हम 4 लिख लेंगे, पावर में 2 है हम 3 लिख लेंगे, 4 पंचे 20 60। तो 10,800 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो हम बताएंगे 60 गुणनखंड है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 30 से डिविजिबल है। तो आपको पहले 30 बाहर करना है। 30 क्या होता है बच्चे, 2 तिया 6 पंचे 30, ये आप ऐसे लिख लेंगे फिर ब्रैकेट लगा देंगे, क्लियर हुआ। 2 का यूज कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है, और हमने 1 बाहर कर लिया तो बचा कितनी बार, 3 बार। 3 का यूज कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, हमने 1 बाहर कर लिया तो बचा कि 3 पावर बचा कितना, 2 बार। 5 का यूज कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, हमने 1 बाहर कर लिया तो बचा कितनी बार, 1 बार, ब्रैकेट क्लोज। यहां पावर में 3 है तो 4, 2 है तो 3, 1 है तो 2, 4 तिया 12 दूना 24। तो 10,800 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 30 से डिविजिबल हैं, आपका आंसर आया 24। पहले गुणनखंड के साथ जाएंगे। आई होप आप फैक्टर्स कितने हैं और किसी भी नंबर से डिविजिबल फैक्टर्स कितने हैं ये आसानी से निकाल सकते हो। अब इसमें सम ऑफ फैक्टर्स पूछा जाता है, गुणनखंडों का योग, रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स, वो भी आपको यहाँ पे, व्युत्क्रमों का योग जिसको हम हिंदी में कहते हैं, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा वो भी यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे चूंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो पूरा पढ़ाना मतलब नहीं पढ़ा सकते हैं, टाइम इतना नहीं होता है। पूरे वीडियो के लिए हम नंबर सिस्टम के टॉपिक को देखेंगे एक बार, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन को शेयर करते हैं, देखते हैं। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, नल ए किसी टंकी को 7 घंटे में और नल बी इसे 5 घंटे में भर सकता है। दोनों नलों को बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बारी बारी का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो पाइप और टंकी का हो, चाहे टाइम एंड वर्क के टॉपिक का हो, आसानी से आप उसको कर पाएंगे। बारी बारी का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, पहले हम निकालते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे नल ए किसी टंकी को भरता है कितने घंटे में भाई, 7 घंटे में, और बी कितने घंटे में भरता है, 5 घंटे में। तो हम लिख लेंगे इस तरह से, ए के सामने 7 और बी के सामने लिख लेंगे इस तरह से हम 5, क्लियर ना। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आता है, 35 आ जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं, अगर ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो हम कह देते हैं जो टोटल वर्क है वो जो इनका एलसीएम लेते हैं जैसे 35, और अगर ये पाइप और टंकी का क्वेश्चन है तो जो एलसीएम आता है वो हम इफिशियंसी ऑफ अ टैंक मान लेते हैं, टंकी की क्षमता को मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क वाले में हमने कहा था ये टोटल वर्क है, लेकिन पाइप और टंकी वाले में हम ये कह देंगे कि ये टंकी की धारिता है, कैपेसिटी है, टंकी का वॉल्यूम है, आयतन है, कुछ भी। तो टंकी का वॉल्यूम कितना हो गया, यानी 35 लीटर की टंकी है, नल ए 7 घंटे में भरता है, तो बच्चे कितना पानी देता होगा, 5। कैसे, 35 डिवाइड बाई 7, क्लियर। 35 लीटर की टंकी को बी 5 घंटे में भरता है, तो बी की कैपेसिटी क्या आ गई, 7 लीटर पर घंटे। कैसे, 35 डिवाइड बाई 5, तो आ जाएगा 7। तो यहाँ पर नल ए की कैपेसिटी क्या है, 5 लीटर प्रति घंटे, और नल बी की कैपेसिटी क्या है, 7 लीटर प्रति घंटे। बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना। चलिए अब बारी बारी के कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, इनको हम प्लस कर लेंगे। तो 7 5 कितना हो गया, 12। 12
से डिवाइड करेंगे 35 को, डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कहां तक जाएगा? 24 तक जाएगा। जहां तक भाग जा रहा है वो लिख लीजिए। 12 तिया 36 ज्यादा हो जाएगा। 12 कहां से? इन दोनों का योगफल। 12 तिया 36 ज्यादा हो जाएगा। भाग की कॉन्सेप्ट में हमें ज्यादा वाला नहीं लेना होता, कम वाला लेना होता है। तो 12 दूना 24, 2 बार भाग गया। 2 बार भाग गया तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे। आप कहेंगे सर भाग 2 बार गया, हम 4 क्यों लिखेंगे? बिल्कुल, आप इसलिए 4 लिखेंगे क्योंकि एक दिन इसका और एक दिन इसका, 12 जो था वो 2 दिन का काम था। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? 12 काम कितने दिन का था? 2 दिन का काम था। इसलिए हम पहले स्टेप में डबल करेंगे सिर्फ। इसके बाद सारे व्यक्ति इंडिविजुअल अलग अलग काम करने लगेंगे, तो सिर्फ पहली बार में जो भागफल होगा उसको डबल करेंगे। उसके बाद हमें अकेले अकेले भाग देना है। जा भी रहा हो भाग 2 बार तब भी हमें एक ही बार देना है। जैसे यहाँ पे 24 बचा कितना? 11। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से 11 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। 11 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, बट हमें करना नहीं है, हमें करना है एक ही बार। तो 5 1 जा 5, एक बार गया ना तो हम यहाँ पे +1 कर लेंगे। आपको सर 2 बार हो रहा था और क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक ही दिन काम करेगा, बारी बारी से कर रहा है ना, तो वो अपना टर्न एक ही दिन तो करेगा। काम ज्यादा है तो क्या वो दूसरे के लिए छोड़ देगा। अब बचा कितना? यहाँ पर 6 बचा। और टर्न किसका आया भैया? बी का टर्न आया। तो यहाँ पे लिख देंगे 7। तो अब भाग चूंकि गया नहीं तो 6/7 पूरी फ्रैक्शन उतार लेंगे। तो आंसर हो जाएगा 4 + 1 यानी 5 होल 6/7। 5 सही 6/7 दिन आ जाएगा। क्यों भाई? घंटे में है क्या? हाँ घंटे में है। तो 5 सही 6/7 घंटे आ जाएगा, आवर्स आ जाएगा। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? बिल्कुल सबको आ गया होगा। 5 सही 6/7 घंटे कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन है। 5 सही 6/7 घंटे। क्लियर हो गया ना सबको? लगा लेंगे बारी बारी। टाइम एंड वर्क के पार्ट में बारी बारी वाले क्वेश्चन समाप्त होने से पहले छोड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन का वेरिएशन है। फिर सब क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुछ आदमी ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मिश्र समानुपात का। कुछ आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 100 दिन में समाप्त करते हैं। एमडीएस के कॉन्सेप्ट पे लगेगा जाकर। कुछ की जगह हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो हम XYZ ले लें। कुछ आदमी हो गए कितने घंटे? 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 100 दिनों में समाप्त करते हैं, ऐसे लिख लेंगे 100 दिनों में समाप्त करते हैं। आगे कह रहा है कर सकते हैं यदि 10 आदमी कम कर दिए जाए। तो पहले हमने कुछ आदमी कितने लिए थे? X। अगर हम 10 कम कर देंगे तो X - 10 हो जाएगा। 10 आदमी कम हो गए, 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो यहाँ पे हम 6 घंटे लिख लेंगे। काम करें तो वही काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। पहले कितने दिन लगे थे? 100। अब 10 दिन कम लगेंगे तो कितने लगेंगे? 90। तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए 90 का। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हो, सब बच्चे कर सकते हो इसको, इजी है। ये हो जाएगा 5 × 10 50x हो जाएगा ये इस तरह से। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो 6 × 9 यानी ये हो जाएगा 9 × 54 54x हो जाएगा। 54x हो जाएगा माइनस 540। ये इधर आएगा 4x हो जाएगा, ये बेटे 540 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे इसको इस तरह से हम, तो ये 135, 13 चौको 52, 135। तो शुरू में कितने व्यक्ति लगे थे? 135। आंसर थर्ड के साथ जाएंगे। क्लियर हो गया ना? ये एमडीएच के फॉर्मूले पे सवाल कंसेप्ट पे लगते हैं, कोई विशेष का सवाल नहीं है, आसानी से कर सकते हो इनको। अगले क्वेश्चन में किसी संख्या का 58 से 1/3 उस संख्या से घटाया जाए। तो इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना, बहुत सारे सवाल लेकर। और कोशिश करेंगे कि सवालों के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड कंसेप्ट को भी डिस्कस कर लिया जाए। तो अगले कभी भी आप सवाल लगाएं तो उस तरह के सवाल आपसे गलत ना हो, या एग्जाम में आने वाले सवाल आपसे गलत ना हो। अगर हम सिर्फ क्वेश्चन आपको बता देंगे तो आप उसके कंसेप्ट से क्लियर नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है सवाल के साथ कंसेप्ट क्लियर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्कार, गुड नाइट।